नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज मंगलवार है, इंदौर में 7 तारीख है, आज 7 जुलाई है मतलब। और एक बार फिर 5-6 दिन के अवकाश के बाद शेखर जी फिर हमारे साथ हैं। लंबी यात्रा करके आए हैं, यात्रा अच्छी रही उनकी। हम खबरों की बात करेंगे। आज शहर में थोड़ा सा मौसम पानी वानी गिरा है हल्का सा, और उमस बहुत ज़्यादा इंदौर में आज भी। खबरें हैं, कुछ बारिश के कारण अभियान चल रहे हैं जिनको इनको हम खबरें नहीं समझते, पर आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं। कुछ बारिश में अभियान चल रहा है, नगर निगम में खतरनाक मकान तोड़ने का काम भी चल रहा है। अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई होती रहती है। ये एक खबर और है जिस पर हम बात करेंगे, राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर में SIT ने एक नया मामला आज जो है जांच के लिए ऑडिट की रिपोर्ट उठाई है कि जिस समय मंदिर का लोकार्पण हुआ है, उस समय जी अभिषेक वगैरह का महोत्सव हुआ, उस एक दिन के आयोजन पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए ट्रस्ट ने। बड़े गजब बात है कि बाकी अलग अलग टुकड़ों में वहाँ करोड़ों रुपए ही खर्च होते रहे हैं। संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि चंपत राय ने अपने बेटे और पत्नी को जो है यहाँ से थोड़े ही दूर पे लमसम 86 करोड़ की ज़मीन क्यों दिलाई। इस मामले में भी जांच होना चाहिए। हम आखिरी में बात करेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों पर हम सबसे पहले शहर खबरों की बात करते हैं। पत्रिका से खबरें शुरू कर रहे हैं आपके लिए। पत्रिका में एक दो खबरें अच्छी, और ये वाकई शहर का दर्द भी है। आप ये समझ लीजिए कि शहर का दर्द भी है। ये TDR सर्टिफिकेट देने में बड़ी सुस्त रफ्तार है। मैं सोचता हूँ जो जानकारी पत्रिका ने छापी वाकई अच्छी है कि 2 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2,80,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है शहर के विकास और सड़कों के लिए नगर निगम ने उन लोगों की ले ली जिनकी रजिस्ट्रियाँ थी इस शहर में। 1 रुपया भी इन लोगों को नहीं दिया गया। मुआवजे के रूप में कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने लगभग अपने बड़े मकान को के बहुत छोटे मकान में आ गए। कुछ लोगों के छोटे मकान तो पूरी तरह से साफ़ हो गए। वादा ये किया था कि आपको TDR सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे बेचकर आप जो है बाजार मूल्य पर किसी को बेचेंगे आप, तो उसको बिल्डर को इसका लाभ मिलेगा। आप देखिए कितनी बड़ी रफ्तार है कि मैं सोचता हूँ शायद 10 साल से ज़्यादा हो रहे होंगे, 7-8 साल से ज़्यादा तो हो ही गए हैं कि TDR सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पा रहे हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस शहर के विकास के मॉडल में लगा दिया। ये बता रहा है कि आपके शहर में काम कर जो लोग अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं, उनकी कैसी बर्बादी इस शहर में होती है। बहुत ही दुखद स्थिति है। और आज खबर दी कि 51 लोगों का मामला, और अभी तो 1200 लोग से ज़्यादा बचे हैं जिनको TDR सर्टिफिकेट देने हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बात मैं आपको बता देता हूं कि TDR सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस शहर में जब आपने स्मार्ट सिटी योजना लागू की गई, शहर के कुछ हिस्से को आपने स्मार्ट बनाने की कोशिश की, हालांकि कोई हिस्सा स्मार्ट बना नहीं है। लाखों रुपए फूंक दिए आपने, करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिए। स्मार्ट तो कुछ हुआ नहीं, पर लोगों के मकान दुकान तोड़कर आपने जगह ले ली सड़क के नाम पर। उसके बदले में आपने TDR देने की बात करी थी। TDR मतलब आपको जो एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो जगह दी जा रही है, TDR एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप कोई भी इमारत का नक्शा पास कराएंगे, किसी मकान का नक्शा, जो आपको FIR मिलता है उसका दुगना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 1200 और कुछ TDR की बात की जा रही है, ये उन सड़कों के हैं जो स्मार्ट सिटी के लिए तोड़ी गई थी। अभी तक मास्टर प्लान की 23 सड़कों का काम शहर में जो शुरू हुआ है, इसमें भी TDR आपके बटन आएंगे। 1200 में से आपने 51 लोगों को TDR सर्टिफिकेट दिए। उसमें भी जो दिलचस्प बात तो ये है, उनमें से भी वो TDR सर्टिफिकेट कितने लोगों के काम आए आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि अभी तक सिर्फ 2 लोग ही उसे बेच पाए हैं। मतलब 1200 से ज़्यादा TDR सर्टिफिकेट बटना है। नई सड़कें खुल गई है, उसके TDR सर्टिफिकेट का अभी कोई हिसाब नहीं हैगा। और जो आपने 50 लोगों को दिए थे, उसमें से महज 2 लोगों के काम आए, वो भी महज 40-40 लाख रुपए में TDR बिकेंगे। तो जो बड़ी बड़े सपने दिखाए जा रहे थे कि आप अपनी ज़मीन दे दीजिए, बदले में जो TDR मिलेगा वो आपको मोटी कमाई देकर जाएगा, ऐसा कुछ इस शहर में नहीं हुआ है। ना ही TDR को खरीदने में शहर के बिल्डरों ने दिलचस्पी दिखाई है। बहुत खराब हालत और बहुत मरी स्थिति हो गई जिन लोगों ने शहर के विकास में अपनी ज़मीनें और अपना सर्वस्व दिया हुआ है, जबकि लोग इससे याद रखते हैं कि यार इन्होंने अपनी जगह दी थी हमें। ठीक है, अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर में आज AICTL ने एक टेंडर जारी किया। 26 नए रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस बस चलाने की तैयारी इसमें की गई है। शहर के बाहर की तरफ है ये बसें, और मुझे लगता है अगले माह में और भी सुविधाएँ मिल सकती है। जल्द बसें सब आने वाली हैं।
तो 26 नए क्षेत्रों में नई बसें चलेगी, इसका एक अच्छा प्रयास है। क्यों सर? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ कि आप ई बसें जो आपको प्रधानमंत्री जी के उससे ई बस जो मिली है, पीएम ई बस सेवा से जो बसें मिली हैंगी, उस बसों को इंदौर शहर में तो आपने चलते हुए देख ही लिया है क्या। और भगवा कलर की बसें जो शहर में चलती दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं आसपास के कस्बों की, छोटे इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक, जबलपुर तक जो है, इस रूट पर भी इन बसों को चलाने की तैयारी कर ली गई। आज टेंडर निकाला गया, 26 रूट तय किए गए हैं। छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के टेंडर बुलाए गए हैं। चलाने वाले जो एजेंसियों को न्योता दिया गया है, क्या होगा, किस रेट में जाएगा, ये तो टेंडर की शर्तों पे बताएगा, टेंडर खुलने के बाद पता चलेगा। पर यह सुखद पहलू है कि मध्य प्रदेश परिवहन निगम के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है। AICTS सेल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जो नगर निगम के अधीन बताया जाता था। एक अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है जो प्राइवेट बसों की दादागिरी है उससे थोड़ी राहत मिलेगी और एक बार परिवहन की बसों का काम शहर में आसपास आपको फिर से दिखने लगेगा। एक और खबर पर हम बात करेंगे दोपहर की। ये खबर भी है कि इंदौर की एक कंपनी ने कुवैत की कंपनी के साथ में 7,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश का करार किया है। मत्स्य क्षेत्र की पहली कंपनी होगी जो कुवैत वगैरह में मछलियों के कारोबार का निर्यात यहाँ से करेगी। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें 15,000 तो प्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा और 20,000 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। यह कंपनी जो है कुवैत की कंपनी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर रही है। इसमें एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए। करार मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग की नीति जो है 2026 उसके अंतर्गत किया गया। ये मत्स्य उद्योग में ये पहला समझौता हुआ है जो कुवैत के साथ में हुआ और इंदौर को ये उपलब्धि मिली है। एक अच्छा प्रयास भी है। मत्स्य क्षेत्र में आसपास के तालाब इंदौर के जो भी हैं उनसे एक बड़ा कामकाज इंदौर को औद्योगिक रूप से भी अब मछलियाँ पालन को औद्योगिक रूप से मिलने लगेगा। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये खबर बात करेंगे, शहर में करीब करीब 50 के लगभग उड़ानें हैं जो आती हैं और 50 के लगभग उड़ानें हैं जो वापस जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस शहर में अगर कोई चिड़िया, कोई पक्षी हवाई जहाज के किसी भी पंख उसमें आ जाए तो हमारे यहाँ सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है, या कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो भी यहाँ पे हमारे यहाँ हवाई वर्कशॉप नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि कोई आसमान में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो विमान चालक को कहना पड़ता है कि आप या तो स्टेट हैंगर भोपाल ले जाइए या फिर आप इसे अहमदाबाद वापस ले जाइए और उसके बाद उस विमान को वापस घुमा के वहाँ भेजा जाता है। यदि यहाँ पे अगर कोई विमान में तकनीकी खराबी आ गई तो बहुत दिक्कतें ये होती है कि यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ता है और 12-12 घंटे तक यहाँ यात्री बैठे रहते हैं जब तक उस विमान को दूसरी उड़ान के लिए उनको नहीं मिलता, क्योंकि दूसरी कंपनियाँ जो हैं वो उन ग्राहकों को ले जाने के लिए तैयार नहीं होती जिनका विमान ख़राब हो गया। कई बार ऐसा होता है और यहाँ हैंगर बने हुए हैं, यहाँ बना हुआ है कार पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश सरकार से जगह मांगी गई है इसके लिए। ये फाइल शंकर ललवानी जी का जो सांसद है उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास ज़मीन का प्रस्ताव पड़ा है, यदि वो ज़मीन दे तो इंदौर में वर्कशॉप, इसका एयर वर्कशॉप डल सकता है जिसमें हम विमानों की तकनीकी खराबियों को तुरंत ठीक कर सकते हैं। होना भी चाहिए मुझे लगता है, और इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानें हैं, बहुत सारी तकनीकी खराबियां विमानों में आती रहती है। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी तेज़ी से इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, विमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका तो वर्कशॉप की तो ज़रूरी होना ही चाहिए। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने पर या दिक्कत आने पर उसका तुरंत जो है मुझे लगता है हल निकाला जा सके। वो बात कर रहे हैं कि सरकार के पास ज़मीन का मसला अटका हुआ है, तो हमारे शहर के जनप्रतिनिधि कर क्या रहेंगे? सही बात है। अब एक और खबर, प्रभातगंज की खबर पे हम बात कर ले रहे हैं। एक ये अच्छी खबर है वैसे भी। भोपाल की कंपनी को औद्योगिक, एक इंदौर में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स और बन रहा है। 4 एकड़ ज़मीन पे इसको बनाया जा रहा है और ये पोलो ग्राउंड में बन रहा है। 3.88 लगभग 3.34 एकड़ के लगभग 8-3 एकड़ के लगभग ये ज़मीन होगी और एक नया औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बना है। इसका DPR का ठेका दे दिया गया है और करीब करीब 3.25 एकड़ बन रही है। तो 5 से ज़्यादा कंपनियों ने उसकी DPR में इंटरेस्ट लिया है। अगर हो जाएगा तो जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी पोलो ग्राउंड में उस पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होने लगेगा। शहर के मध्य में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार के छोटे उद्योगों के डलने से कि जो शहर के वो लोग जो कम वेतन पे काम करते हैं या जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उन तमाम लोगों को, उन महिलाओं को भी बहुत सारे रोज़गार मिल जाते हैं जो आसपास के क्षेत्रों में रहती हैं, तो इन उद्योगों में काम कर सकती हैं। तो एक छोटा उद्योग क्षेत्र भी अगर तैयार हो गया तो 5-7-10 हज़ार लोगों को यहाँ काम मिलने की स्थिति बन जाती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर के मध्य क्षेत्र में पोलो ग्राउंड की अगर बात कर रहे हैं, पोलो ग्राउंड में कनेक्टिविटी सबसे आसान है। पोलो ग्राउंड पे और जावक जो बड़ी आसान है। और फिर आपको बता दो जिस ज़मीन पर ये बनाने की तैयारी की जा रही कॉम्प्लेक्स, वो कोर्ट से जीता हैगा। बात कर लेते हैं, ये कोर्ट से जगह लग उद्योग निगम इसे कोर्ट से जीता हैगा और इसको लेकर जो DPR बनाने का काम सौंप दिया गया है। 2 महीने के अंदर DPR बनेगी। उसके बाद में वहाँ किस तरीके की इमारत बननी है, उसमें छोटे छोटे जो उद्योग है उनके लिए जगह दी जाएगी।
अब हम अग्निमाण खबरों की बात कर रहे हैं। अग्निमाण में एक दो खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो आपको याद होगा शायद कैलाश वर्गीय ने कहा था कि 21 लाख वृक्ष जो लगाना है शहर के अंदर लेके, इसके पहले 51 लाख का अभियान में चला चुके हैं। शहर को 21 लाख वृक्षों को लगाने के लिए तमाम नगर निगम और दूसरी भी एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां, वो अपनी तैयारियों में लग गई हैं। जहाँ जहाँ भी खाली जगह मिल रही है उसका चयन किया जा रहा है, उनके हिसाब से उसकी तैयारी की जा रही है। मतलब जैसे पहाड़ियाँ भी ढूंढी जा रही है जहाँ पे खाली हैं, खाली ज़मीनें भी ढूंढी जा रही है। BSF ने अपनी ज़मीन भी देने का कहा है, बिजासन के अंदर भी मिलना है, पितृ पर्वत और रेवती रेंज में भी जो जगह खाली है वहाँ पे भी लगाने का मामला है। कुल मिला के ये है कि ये 48 चौराहों और उद्यानों के नामकरण का, ये नगर निगम की खबर थी। मतलब पर यह है कि प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि रेवती रेंज में जो प्लांटेशन किया गया था अब वो आकार लेने लगे हैं। पितृ पर्वत की तरह एक नया आपको वहाँ पे दिखने लग जाएगा। एक नया थोड़े समय और 1 साल बाद आप देखेंगे कि वहाँ पेड़ जो है 7 से 10 फीट की हाइट के लगभग अब पहुँचने लगे हैं। एक अच्छी बात है। धीरे धीरे अपने आप जो कुछ झाड़ ऐसे हैं जो फलों वलों के उनको टाइम लग रहा, पर बाकी झाड़ों ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी। क्यों सर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं कि जिस खबर की अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर पे 2 खबरें एक साथ का मर्ज करके बताई गई है। कि पहली खबर तो बात कर लेते हैं कि शहर के 48 चौराहों, बगीचों, है ना, उद्यानों के जो नामांकन को लेकर कल एक बैठक की गई थी, उसके अंदर जो मंजूरी दी गई है उसके अंदर जाके आपको मैं बता देता हूँ कि आपको बड़ा गणपति से लेकर जो आपका एयरपोर्ट रोड वाला गोमटगिरी तक का जो रास्ता है, जो अभी एयरपोर्ट रोड कहलाता है, अब वो भगवान महावीर रोड मार्ग कहलाएगा। मतलब का आपको बता दूं, एयरपोर्ट रोड की पहचान को अब ख़त्म किया जाएगा, अब भगवान महावीर मार्ग हो जाएगा। फिर और बात कर लेते हैं शहर की तमाम सड़कों की, चौराहों को लेकर अलग अलग संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, समाजजनों ने और पार्षदों ने और विधायकों ने जो चिट्ठी लगाकर नामांकन को लेकर जो अपनी इच्छा जाहिर की थी, उसके ऊपर जो है कल मंथन किया गया। कई मामलों में जो क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद और विधायक की अनुशंसा को माना गया। अब इसमें बड़ा रोचक बात यह है कि नामांकन के लिए सिफारिश करने वाले जो हैं लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वे अपने इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में सिफारिश कर रहे हैं। कि बात कर लें, बबलू शर्मा कहते हैं कि मच्छी बाजार चौराहे का नाम ये कर दिया जाए, सरवटे से गंगवाल वाली बस स्टैंड का रोड का मार्ग नाम ये कर दिया जाए। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये इलाका तो विधायक जो है 3 नंबर और 4 नंबर में आता है। यहाँ आप कुछ करने जाएंगे तो आपको मंजूरी चाहिए स्थानीय विधायक की, और आप रहते हैं गिराऊ विधानसभा में। ऐसे ही कई मामले हैं जिसको लेकर इस तरह की बातें उठी। बात कर रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मांग की है, पर उसके लिए जो नगर निगम को मुनासिब जगह लगती है वो सिलावटपुरा लगती है। अब 4 नंबर विधानसभा वालों की मंजूरी नहीं मिलती है तो कैलाश विजयवर्गीय जी का प्रस्ताव भी अटक गया है। इस तरीके से ये तो हो गई नामांकन वाली, तो सिलावटपुर ही रहेगा, ये नामांकन वाली बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं पौधे लगाने की बात करते हैं। इस साल आपको 21 लाख पौधे लगाना है। हालांकि पौधे लगना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दूं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से पौधे लगना शुरू हो चुके हैं, और नगर निगम के पास शहरी सीमा में जगह नहीं बची हैगी। जो थोड़ी बहुत जगह ग्रीन बेल्ट की बची है, डिवाइडर पे बची है, उसके अंदर पौधे लगा रहे हैं। रेवती रेंज पर ज़्यादा संभावना नहीं है। इस बार ये जरूर क्या है, पितृ पर्वत के सामने BSF वालों ने एक बड़ी जमीन देने दी है जिसके ऊपर गड्ढे करने का काम हो चुका है, और वहीं सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस बार पौधे लगेंगे। एक और खबर है अग्निमाण की जिस पर हम बात कर रहे थे, जिस चंपत राय, कल आपको होगा, कल याद खबर आपने सुन ली होगी कि अयोध्या राम मंदिर के घोटाले में लेकर 2 ट्रस्टी चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों को बाहर कर दिया। मतलब वहाँ से चंपत और संपत बाहर हो गए, पर अभी बहुत सारे लंपट वहाँ बचे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पर चंपत राय को, आपको आश्चर्य होगा कि चंपत राय का ये मामला इंदौर तक आ गया। मतलब चंपत राय को इंदौर में भी सम्मान मिला है, और चंपत राय को जो है देवी अहिल्या सम्मान से नवाजा गया था। अब यहाँ पर उनका सम्मान सब किया गया था, और देवी अहिल्या की स्मृति में एक कार्यक्रम हुआ था। इसके साथ धनराशि भी दी थी शायद उनको। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये कुल मिला के कांग्रेस ने वापस चंपत राय का पुरस्कार मांगा, जब दिया और लिया नहीं उन्होंने कहा मांगा नहीं। बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं कि चंपत राय वाले मामले में अभ्यास मंडल ने इंदौर में चंपत राय का सम्मान करते हुए देवी अहिल्या सम्मान दिया गया था। उस समय कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने तब भी विरोध किया था कि उन्हें इस तरीके का सम्मान देने की अभी क्या जरूरत है। अब बात आती है चंपत राय जो है राम मंदिर चढ़ावों में चंपत लगाने के चक्कर में जो उलझ गए हैं, तो अब सीधा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इनसे देवी अहिल्या सम्मान वापस ले लिया जाना चाहिए। ये देवी अहिल्या का अपमान हैगा इन्हें सम्मान दिया रखना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ऐसे आदमी को दिया उसको खुद भी वापस कर देना चाहिए। आपको भी आश्चर्य होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस के ज़माने में सम्मान मिला और बाद में धरपकड़ पे वो भी सामने आ गए। तो ये तो समय की बात है, पहले किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि कौन कैसा होगा। समय के साथ सब चीज़ें सामने आती है। अब हम दोपहर के पहले पे इसी खबर की जानकारी आपको देते हैं। आज बाजार में हरियाली रही, मतलब शेयर बाजार आज अच्छा खासा उछला है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ में रुपया आज 15 पैसे ज़्यादा मजबूत हुआ है।
डॉलर छोड़े होंगे रिजर्व बैंक ने, शायद इसी कारण जो है रुपया थोड़ा बहुत मजबूत होने की स्थिति, क्योंकि बाकी तंत्र। एक बड़ी आश्चर्य की खबर हो रही है, सऊदी अरब ने जो है कच्चे तेल के भाव में रिकॉर्ड स्तर की कमी कर दी है। मतलब 26 साल के सबसे निचले स्तर पर अगस्त के सौदे किए हैं, इसमें $11 और कम कर दिए। तो आप समझ लो कि अगर $68 का भाव आज हो रहा है तो ये अब आए 68 58 रुपये, और ये 57 50 52 रुपये 53 रुपये के लगभग अगले महीने में कच्चा तेल पहुंच जाएगा। दुनिया भर के तेल, जो दुनिया भर के जो बाजार हैं जो कच्चे तेल पर आश्रित है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। मतलब अगर तेल कंपनियों का घाटा जो है वो शायद एक आध महीने के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा, यहाँ जो स्थितियाँ हैं। अब हिंदुस्तान में तेल, कच्चे तेल के कीमतें कम होने का असर प्राइवेट कंपनियों में तो पड़ गया कि नायरा ने डीजल सस्ता कर दिया, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है, रिलायंस भी कर रहा। पर सरकारी कंपनियां जो हैं अभी 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं है। 70,000 करोड़ का घाटा उन्हें हो चुका है, उनका कहना है ऐसा, उनके अनुसार। फिर भी कंपनियां फ़ायदे में हैं, पर इधर जो है 70,000 करोड़ का जब तक घाटा पूरा नहीं होगा, मुझे लगता है उसके पहले कीमतें कम होने की संभावना नहीं है। तो अभी हमारे आम आदमी को राहत की बात कम है। श्री राम अभिषेक समारोह में 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपको याद होगा शायद, श्री राम अभिषेक समारोह हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री सहित शहर भर, देश भर की चुनिंदा लोग वहाँ गए थे। 6,000 से ज़्यादा, 8,000 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण देकर। तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे। इनके रहने वगैरह जो भी खर्च हुआ, पर उस पर 113 ऑडिट हुआ है जो उसका। अब ये SIT ने इस मामले में नए सिरे से जाँच शुरू की है। तो SIT ने जो जांच शुरू की उसमें ये पाया गया कि 113 करोड़ रुपए तो केवल राम मंदिर के अभिषेक समारोह पर खर्च हो गए। इसके अलावा ध्वज महोत्सव हुआ, उस पर भी 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब रुपया ऐसा पानी की तरह बहाया गया है वहाँ, जिसकी हद नहीं। पर एक और खबर जो राजस्थान से निकल कर आई है कि वहाँ जो पत्थर बेचने वाली एसोसिएशन के जो मुखिया थे दिलीप राठौर, उनका ये कहना था कि जब राम मंदिर के लिए पत्थर लगना था तो हमने कहा था कि हम मुफ्त में भी देने को तैयार हैं, पर हमसे कहा गया कि नहीं, हम मुफ्त में नहीं लेंगे। बाद में ये हुआ कि जो भाव चल रहा है उससे 5 गुनी ज़्यादा कीमत पर पत्थर हमको लगेगा। तो फिर जो भी हुआ हो आगे उसके बाद में कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। इसके अलावा जो है आज SIT ने अन्य मामलों में जाँच शुरू कर दी है, पर इस पूरे मामले से चंपत राय को और अनिल मिश्रा को पूरी तरह से सुरक्षित निकाल लिया गया। उन पर कोई आरोप नहीं है। 8 छोटे खिलाड़ी पकड़ा गए हैं और 8 छोटे खिलाड़ियों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की गई। 70 दिन के जो फुटेज निकाले गए थे 45 दिन के, आपको आश्चर्य होगा उसमें 70 बार रुपयों को खजाने को लूटते हुए जो दान पेटी थी उससे पैसा निकालते, जमकर पैसा निकालते हुए लोग दिखे। ये केवल 45 दिन के फुटेज में है। आज समझ लीजिए कि 6 महीने के फुटेज तो गायब हैं। तो जब यहाँ ये स्थिति है तो अगले पिछले 6 महीनों में क्या क्या लूट हुई होगी राम के राज में, वो समय बताएगा। तो फिर वही बात है, राम के राज में लूट मची है, लूट सके तो लूट, जितना भी हो। तो ये था आज का कार्यक्रम हमारा। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को लाइक करिए। हम 400 एपिसोड पार कर चुके हैं। आज शेखर जी 400 एपिसोड के बाद में फिर वापस हमारे साथ आ गए। हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप जो है अपने मित्रों में लिंक को ट्रांसफ़र करिए ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बना सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।